आज हमारे साथ हैं रॉबिन आर्या जी, जिनकी कहानी भी वैसी है। मिडिल क्लास का लड़का, छोटा गांव, और आज 200 करोड़ से ज़्यादा के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। हम मिलते हैं उनसे, बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानी कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या सफ़र रहा उनका। ठीक है, चलते हैं फिर आज से 40 साल पीछे। आप कहाँ से मतलब कनेक्ट हुए कि मुझे अब आईआईटी में मास्टरी में लेनी? तो आप देखो, रामपुर और दिल्ली में सिर्फ 190 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। लेकिन जब हमने 12th पास किया तो नंबर्स भी हमारे अच्छे आए थे। लेकिन दिल्ली जाने का इसलिए मौका नहीं मिला, या मम्मी पापा ने भेजा नहीं, कि वहाँ पे डीयू में हॉस्टल्स नहीं थे। तो एचएसबीसी कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 2009 में ज्वाइन किया HSBC, 2023 अगस्त में छोड़ा। अच्छा, 14 साल 8 महीना 10 लगातार लगातार हर 3 साल में वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव रहता था। मेरे बहुत दोस्त बोलते थे कि आप जॉब शिफ्ट कर नहीं रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में कि कोई 14 साल एक ही कंपनी में जॉब करे। जो हमारे सीईओ थे वो 30 साल से HSBC में थे। तो मेरा तो बैंक यूजुअली रिवॉर्ड करता है अगर आपको रिवॉर्ड करता है अगर आप पुरानी हो, क्योंकि आप तभी आप समझ पाओगे इथोस। मतलब गड़बड़ तो कहने कहीं हो। कितना मिनिमम अमाउंट हो? लोग ये भी सोचते हैं यार शेयर में जाऊंगा, ट्रेड करूंगा, पता नहीं बहुत पैसे लगते हैं। बिल्कुल, कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए? 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपये से? बिल्कुल 100 रुपये से कर सकते हैं। बट कैसे मैनेज करते ऐसे एलोकेशन होना चाहिए आपका। कुछ पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए, कुछ पोर्शन गोल्ड में होना चाहिए, कुछ पोर्शन रियल एस्टेट। अब हमारी मानसिकता नहीं, हम इतना कुछ सोचते हैं, बट ये होना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए सारा पैसा आपने लगा दिया सट्टा बाजारी में, मार्केट्स नीचे हैं 50% और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जो आपके अपने ही पैसे से हार्ड आई, तो आपने 10 लाख लगा रखे थे, 5 लाख रह गए, तो आपको मजदूरी निकालने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने भी 3 दिन पहले देखा कि जियो ने निकाला है एक ऐप जिससे कि आपका ITR 22 रुपये में हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करना है, किस तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर किया जाए। देखिए, ये भी चाहिए अल्टीमेटली जो बैकएंड पे काम करेंगे फाइलिंग के लिए, जो कॉम्प्लेक्स केस होंगे ऑब्वियसली वो यही करेंगे उनके लिए। लेकिन एक तरीके से जैसे जब फ़ोन हम लोग स्कूल कॉलेज में शुरू में आए थे, तब वो 500 वाले फ़ोन आए थे। राइट। सबसे पहले मानवता को लेके, ह्यूमनिटी को लेके आपका क्या एंगल है? देखिए, जैसे मैंने बोला, मेरे पास 9000 कस्टमर्स हैं और पैसे का धंधा है। मतलब जब भी पैसा मार्केट में उनका पैसा बनता है, उनको लगता है कि मार्केट ने बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। भारत टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि भारत गाँव का देश है और भारत के गाँव, छोटे-छोटे गाँव से लोग आते रहते हैं शहरों में अपना नया कीर्तिमान, उनकी कहानियाँ, किस्से लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं रॉबिन आर्या जी, जिनकी कहानी भी वैसी है। मिडिल क्लास का लड़का, छोटा गाँव, और आज 200 करोड़ से ज़्यादा के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। हम मिलते हैं उनसे, बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानी कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या सफ़र रहा उनका। रॉबिन जी, स्वागत है भारत टॉक्स में। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, अब 200 करोड़ वाला नंबर्स तो सबको एक्साइट करता है कि गाइस क्या कहानी है। बट मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है कि भाई ये जर्नी क्या है, कि आपकी शुरुआत रामपुर के एक गाँव से, और कैसे पहुँचे आप हैदराबाद? जी, ठीक है, चलते हैं फिर आज से 40 साल पीछे। जी। सो मैं रामपुर में पला बड़ा हूँ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। रामपुर एक गाँव तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटा शहर है उत्तर प्रदेश में। मेरी पूरी स्कूलिंग रामपुर, एंड फिर मेरा कॉलेज रामपुर के पास बरेली एक शहर है, वहाँ से हुई है। देखिए, हर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, अगर कोई भी छोटे शहर से या स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, अगर वहाँ से एक छोटे शहर में है, छोटे शहर से रह के फिर पढ़ाई करके अगर बड़े शहर में सेटल हुआ है, बॉम्बे में आप हो, हैदराबाद में मैं हूँ, कहीं न कहीं 90% ऑफ जितने भी हम लोग हैं, हमारा कहीं न कहीं बचपन में कुछ न कुछ स्ट्रगल रहा है, जो हमारा फाउंडेशन बन जाता है हमारे आगे करियर के लिए। सो बचपन अच्छा रहा, थोड़े बहुत जैसे कि हर मिडिल क्लास की एक समस्याएँ होती हैं, हमारे साथ भी वही समस्याएँ रहीं। एक समय था 8th क्लास में, तब सिचुएशन ऐसी थी घर की कि पिताजी की जॉब नहीं थी फॉर गुड 1-2 साल। तब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक पॉइंट आया कि भाई इंग्लिश मीडियम की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाएँगे, तो चलो अब यूपी बोर्ड में चेंज करते हैं। फिर काफ़ी कुछ हुआ, स्कूल नहीं गए कई महीने, वापस से गए उसी स्कूल, क्योंकि फिर ये लगा कि यूपी बोर्ड में आपको ट्यूशन पढ़नी पड़ती हैं, टीचर से फ़ीस उतनी खर्च होनी है। और वो दौर भी अलग था, जब 90s का दौर था। 97-90 स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ, तो फिर वापस हम उसी स्कूल में गए और वही मेरा 9th मेरा पहला क्लास था जहाँ मैं क्लास में ओवरऑल फर्स्ट आया। तो वो एक मोटिवेशन था कि 8th क्लास में जहाँ मैं स्कूल का ब्रेक लग गया था, बिकॉज़ फ़ीस नहीं जा पा रही थी महीने की इंग्लिश मीडियम स्कूल की। 9th क्लास में उसी स्कूल में वापस से गया 3-4 महीने की ब्रेक लेके, और फिर पहली बार एक क्लास 1 में रैंक 1 कैसे होती है तब टेस्ट आया।
तो एक सभी के स्ट्रगल हैं। तो वो दिन भी देखे जहाँ पे स्कूल का ब्रेक हुआ बिकॉज़ ऑफ द फीस। और फिर जब हम कॉलेज आते थे तो फ़न के लिए करते थे, लेकिन हम मंथली स्टेशन टिकट बना के रामपुर से बरेली रोज़ का 64 किलोमीटर्स अप डाउन ट्रेन से करते थे। तो वही अपना एक 3 साल तक चला वो मेरा साथ में। बीच में अभी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स हो गई हैं, लेकिन 2002-2003 4 में तब वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था रेलवे में, तो हमने तो छत पे भी ट्रैवल किया है ट्रेन की जस्ट फॉर फन। तो बरेली से एक नियरेस्ट स्टेशन दोस्त मोटिवेट करके चलो चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी थी नीचे और ऊपर बहुत सर पे चढ़ो, सर पर चढ़ो तो आवाज एसी में चलते हैं। हम भी मतलब बोलते थे कि चलो एसी में बैठते हैं, हाँ, क्योंकि उस समय एसी का टिकट तो होना ही, हाँ, तो आप रेलवे की छत पे, रेल की छत पे बैठ जाओ, सब पे भी हम हवा लगती हुई बैठा है। फिर अब मैं इतना डर गया था कि फिर अगले स्टेशन आया आई थिंक 25 किलोमीटर दूर, हमने कहा कि भई उतर जाते मुश्किल है। नहीं हो पाएगा। फिर वो भी देखा है, फिर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करियर रहा मेरा अभी तक कॉर्पोरेट करियर। मैं आपसे बात ही कर रहा था कि अपर डेक ऑफ A380 बिज़नेस क्लास भी मैं ट्रैवल काफ़ी बार कर चुका हूँ लंदन, जब भी गया हूँ काम से। बस इसमें एक और पॉइंट जोड़ूँगा, फिर मैं आपके काम पे ही आऊँगा। और वो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे अभी बिफोर पॉडकास्ट की, कि आपने आईआईटी से मास्टर डिग्री की इकोनॉमिक्स में। क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। और जो सबसे बड़ी बात आई ना कि मास्टर की, हुँ, क्योंकि अवेयरनेस नहीं था ग्रेजुएशन के वक़्त कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, आईआईटी में क्या ये भी कोई कोर्स है क्या? जी, अवेयर आजकल की डेट में तो मुझे लगता है सोशल मीडिया में काफ़ी लोग अब सर्च भी कर लेते हैं, और 90s का एक दौर था जहाँ पे लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना, ये भी एक चैलेंज होता था। बिल्कुल। और जिसके कारण आप कहीं न कहीं 2-3 साल आपका उस समय बर्बाद होना ही था, फिक्स था। आप कहाँ से मतलब कनेक्ट हुए कि मुझे अब आईआईटी में मास्टर डिग्री लेनी है? पर आप देखो रामपुर और दिल्ली में सिर्फ 190 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन जब हमने 12th पास किया तो नंबर्स भी हमारे अच्छे आए थे। लेकिन दिल्ली जाने का इसलिए मौका नहीं मिला या मम्मी-पापा ने भेजा नहीं कि वहाँ पे डीयू में हॉस्टल्स नहीं थे, जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप रहोगे कहाँ और वो अफ़ोर्ड कैसे किया जाएगा? तो सबसे आसान था एडमिशन लेना अपने शहर में। और इतना इतना उस समय का स्किल सेट नहीं था आई थिंक, या उतना अवेयरनेस नहीं था कि जैसे आपने बोला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और क्वालीफ़ाई कर पाते। जितना भी कर पाए 12th तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता, लेकिन फिर फॉर्म भरा रामपुर का, वहाँ पे नंबर 1 रैंक थी हमारी, क्योंकि इतने नंबर वालों की मैं रामपुर के डिग्री कॉलेज में कोई एडमिशन लेता नहीं था, तो हमने जब फॉर्म भरा तो वहाँ हमारा रैंक होल्डर नंबर 1 था, मिल गए वो। और वहाँ पे हमें मिल गया एडमिशन। लेकिन फिर था कि कुछ डिफरेंट कोर्स करना था मुझे उस ज़माने में, तो बरेली में एक बरेली यूनिवर्सिटी अपने रोलगढ़ यूनिवर्सिटी में कोर्स था, तो फिर मैंने वो वाला जॉइन किया, तो इसलिए वो अप डाउन करते थे 60 किलोमीटर्स। फिर बाद में जब हम आई मीन व्हेन आई मूव टू हैदराबाद, मैं हैदराबाद अभी 20 साल से रहता हूँ। बट यू फर्स्ट यू कंप्लीटेड योर मास्टर डिग्री फ्रॉम नहीं, तो ओके, वो मैं आफ्टर आई व्हाइल वर्किंग, जब मैं सो आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पहले हैदराबाद आके, आपने आफ्टर माय ग्रेजुएशन इन लाइक बीएससी किया, उसके बाद फिर हैदराबाद आया। शिफ्ट जब हुए जब हैदराबाद। मैं शिफ्ट हुआ तो उसके बाद जॉब स्टार्ट करने के बाद जब मुझे लगा कि ये पढ़ाई ज़रूरी है, अच्छा, मुझे ये चीज़ सीखनी है, इससे करियर को मैं और आगे बढ़ा पाऊँगा, उसके बाद मैंने वो साथ में मास्टर्स डिग्री अच्छा, अपने ऑब्टेन करी। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी, अब उसने ग्रेजुएशन की ऐसे ही हुँ, नॉर्मल जहाँ से कर सकते थे छोड़। हुँ, अब उसने एक दिन बोला कि मैंने आईआईटी में पढ़ाई करता हूँ, तो हुँ। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ भाई। अब मेरे लिए तो आईआईटी वो था कि भाई आप आईआईटी क्वालीफाई करे तो आईआईटी जाता है। जी, जी, जी। मतलब उसमें मास्टर डिग्री के लिए अलग से पढ़ी थी, अब पता ही नहीं था। हाँ, तब उसने बताया था फर्स्ट टाइम कि भाई उसमें अलग-अलग डिग्री हैं, कह रहे हैं। अलग उसमें डिप्लोमा कोर्स भी हैं। एब्सोल्युटली। तो आप अगर उसमें चाहो तो ले सकते हो, सेमेस्टर वाइज़ भी कुछ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है आजकल, कि जैसे मैंने बाद में फिर आईआईएम कलकत्ता से भी एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया है, तो वहाँ का भी एलुमनाई हूँ, एग्जीक्यूटिव एलुमनाई हूँ। आईआईटी कानपुर का तो ऑफ कोर्स एक वो मास्टर्स डिग्री करने के बाद है। तो लेकिन ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं, जो जो बच्चे आज के बच्चे हैं, जो आपको 20 साल पहले करना चाहिए वो हमने लेट किया, बट देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा है, उससे हमें बहुत नॉलेज। तंदुरुस्ती नहीं, अब तो पूरे तंदुरुस्त भी आए। या सो द होल पॉइंट इज़ कि जब भी पढ़ाई का कोई, ऑफ कोर्स मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, मैं खुद 40 साल का हूँ। लेकिन घर पे सब यही बोलते हैं कि पढ़ाई कब ख़त्म होगी? लेकिन पढ़ाई कभी ख़त्म होनी नहीं चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो हम अभी भी मैं कुछ प्रोग्राम्स, जबकि पूरा धंधा बन रहा है, टीम है, उनको मैनेज करना है, क्लाइंट्स हैं, 9,000 क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जिनको मैनेज, इनके पैसे मैनेज करते हैं, जिनको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। 15-16 साल कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स इन द वर्ल्ड। लेकिन पढ़ाई चालू है, तो पढ़ाई चालू रहना ही एक ही तरीका है आपको आगे बढ़ाने का। अपने आप को अपग्रेड अपने आप करते को अपग्रेड करते रहना है। और मुझे लगता है कि आज तो इतनी अच्छी हमारे पास एआई के ज़माने में और इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं
कि मेरी बेटी जो 10 साल की है, मैं 10 साल में शायद बहुत ही मूर्ख था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसको तो नहीं, बहुत आपका एक कुछ गाइडेंस भी है, एक आपके जैसे एक जो आपने एक्सपीरियंस लिया वो उनको अनुभव मिल रहा है, जो शायद आपको नहीं मिला था उस समय। हाँ, आई थिंक गाइडेंस की कमी रहती है छोटे शहरों में। छोटे शहरों में गाइडेंस की ये कमी है क्योंकि माँ-बाप को लगता है कि अगर बच्चा उनके अच्छे मार्क्स ला रहा है स्कूल में, तो थर्ड, ठीक फोर्थ है। नंबर पे आ रहा है तो ठीक ही कर रहा है। कुछ ना कुछ ठीक कर ही लेगा और ठीक कर ही लिया। हम लोगों ने सबने अच्छा ही किया। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। राइट। लेकिन हाँ, थोड़ी गाइडेंस शायद होती उस समय तो कुछ सही मेंटर्स देते हैं। मेंटर्स होते उस समय, तो शायद वही चीज़ हम 5 साल पहले कर लेते हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि हम 5 साल ज़्यादा जिएँगे। तो आई थिंक सब एक बराबर है। ट्रू। नहीं, और एक और चीज़ है कि एक बड़ा अच्छा मैंने देखा भी था पॉडकास्ट पे, और जाकिर खान का देखा था मैंने वीडियो कि उसने बोला था कि भाई जब इच्छा थी तब मिले नहीं, और जब मिल रहा है तो अब टाइम नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, जब वही आप जब ये चीज़ आपको 5 साल पहले मिलती, 7 साल पहले, जी, तो शायद आप उस चीज़ का एन्जॉय कर, करेक्ट। अब आप आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। एब्सोल्युटली, आज आपका पैसा, आपका बिज़नेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एब्सोल्युटली। और आपके सामने क्लाइंट है, उसकी सीरियसनेस से आपको मालूम है कि भाई कैसे काम करना है, इसको ग्रो करना है। अब हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे अब कोई मजाक नहीं चल सकता सच लाइफ बात से। है, सच बात। लेकिन अब 30 में अगर सक्सेस होते हैं, अब हुँ, 25 में सक्सेस होते हैं, जो हुँ, कि बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, जी। तो उन चीज़ों को जी भी पाते हैं, एन्जॉय भी कर पाते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। ये नुकसान तो होता ही है। कोई बात है, आई थिंक नुकसान-फ़ायदा यहाँ नहीं है, यहाँ पे है कि आप वो जर्नी को एन्जॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हम 2002-2003 में वो ट्रेन की छत को भी एन्जॉय कर रहे थे। हम 2015 में अपर डेक A380 2018 में वो भी हम एन्जॉय कर रहे थे। राइट, हमने सब एन्जॉय किया। राइट। ऐसा नहीं है कि आप उस जर्नी को अगर एन्जॉय कर रहे हो, हम वापस से अपनी अच्छे खासे एस्टेब्लिश करियर मैं वाइस प्रेज़िडेंट था जब मैंने एचएसबीसी छोड़ा। फिर उसके बाद फिर से ज़ीरो हो जाना, बड़ी सैलरी को छोड़ देना बड़ी बात है। और फिर से एक नया स्टार्ट करना। तो एक ये पूरी जर्नी अगर आप एन्जॉय कर रहे हो आई थिंक वो वर्थ इट है। तो एचएसबीसी कब जॉइन किया आपने? मैंने 2009 में जॉइन किया एचएसबीसी, जो 2023 अगस्त में छोड़ा। अच्छा, हाँ, 14 साल 8 महीना 10 लगातार लगातार। कंटिन्यूअस। ती हर कल 3-3 साल में वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव रहता था। मेरे बहुत दोस्त बोलते थे कि आप जॉब शिफ्ट कर नहीं रहे हो। सो मेरा एक ही पर्पज़ रहता था कि अगर सीईओ बनना है एचएसबीसी का, तो यहीं रह के बनना होगा और आप एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता था कि हमारे इंटरनल जॉब पोस्टिंग बोलते थे, आईजेपी निकलती थी बैंक में। तो आईजेपी आप अप्लाई करो और नए डिपार्टमेंट में मूव कर जाओ। तो मैं आई थिंक वन ऑफ दोज़ एग्ज़ाम्पल था, जो हर प्रमोशन मैंने इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू लिया। तो एचएसबीसी में एक रूल था कि पहले बाहर जब वो जॉब निकालेंगे तो बाहर जाने से पहले 2 हफ्ते के लिए इंटरनल खुलेगी जॉब, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है। तो मेरे जितने प्रमोशन हुए 1, 2, 3, 4 मतलब ज 5 जितने प्रमोशन हुए इन 15 सालों में, सारे जॉब अप्लाई करके किए। मतलब मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, मैं अपने बॉस से बोलता था कि 2 ढाई साल ही रहूँगा, जॉब नहीं छोड़ूँगा एचएसबीसी की, लेकिन आपका डिपार्टमेंट चेंज करके कहीं और चला जाऊँगा। सो दैट मैं ये कहता था अपने कलीग से कि अगर सीईओ बनना होगा इस बैंक का, तो जब तक मैं सब जगह काम नहीं करूँगा, सीईओ कैसे बनूँगा? एग्री। दैट इज़ हाउ आई काइंड ऑफ वांटेड टू डू। ट्रू। और मेरे दोस्त जैसे कहीं मान लीजिए कोई एचएसबीसी से डीबीएस गया, कोई एचएसबीसी से बार्कलेज गया, कोई जेपी मॉर्गन गया या और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में गए। अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि सैलरी मेरी उनसे ज़्यादा ही रही हमेशा, क्योंकि मैं इंटरनल जब जॉब अप्लाई करता था तो प्रमोशन में एक आपकी यूजुअल सैलरी बढ़ती है। लेकिन जब आप जॉब अप्लाई करके जाते थे तो वहाँ पे एक आपसे आपको एक नई जॉब की तरह सैलरी भी बढ़ती थी। तो वो पूरा करियर एक आई मीन जैसे कहते हैं ना कि आप 20-22% के कैगर पे ग्रो करो मनी, तो हर 4 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल। आई थिंक अपनी सैलरी के साथ भी मैं वैसी ट्रीटमेंट करता था कि आप अप्लाई करो, नई जॉब की तरह जाओ उसको और बिल्कुल आप किसी को जानते नहीं हो। ऐसे जाओ कि जो डिपार्टमेंट में आपने काम नहीं किया। तो मैंने अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफ द एचएसबीसी आई हैव वर्क्ड ओवर द लास्ट 15 इयर्स। राइट। दैट वाज़ अप्रोच मेरा वही था, तभी सीखने को मिला। तो सबसे पहले आपने अपना ही पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू किया कि 4 साल में मेरा ग्रोथ कितना हो रहा है। एब्सोल्युटली, राइट। एब्सोल्यूट। वेरी गुड। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में कि कोई 14 साल एक ही कंपनी में जॉब करे और टिका रहे। ना कंपनी को कोई दिक्कत हो उससे, और ना हमारे सीईओ साथ। 30 साल से थे, जो हम हमारे हाँ, सीईओ थे वो 30 साल से एचएसबीसी में थे। तो मेरा तो बैंक यूजुअली रिवॉर्ड करता है अगर आप आपको रिवॉर्ड करता है अगर आप पुराने हो, क्योंकि आप तभी आप समझ पाओगे इथोस। एग्री। ऑफ कोर्स एचएसबीसी तो अब हमारा पास्ट एम्प्लॉयर हो गया, लेकिन उससे जो कल्चर आया ना मेरे में वो 1857 का है बैंक। तो कोई कोई इंस्टीट्यूशन अगर 160 साल से सर्वाइव कर रही लेगेसी है, लेके है अपनी। तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, राइट? कुछ तो अच्छा कर कल्चर रहे तो हैं। वर्क उन्होंने कल्चर। सारे क्राइसिस देखे, बड़े से बड़े एशियन क्राइसिस, अपना सबप्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस हुआ 2008 का और सब कुछ अच्छे से सर्वाइव किया। मतलब कुछ ऐसा एथियोस है, कुछ कल्चर है उस बैंक का जो जो मैं अब अपनी नई कंपनी में लेके आ रहा हूँ। मैं वहीं से सब सीखूँगा, सबसे मैं सीखा ये सब वहीं से ही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कहाँ पे शुरुआत हुई आपकी ये नई जो आप जिसको आपने
देखिए तो स्टार्टअप पर्सनल फाइनेंस बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि मैंने ऐसे बोला कि जब अपनी परिस्थितियाँ होती हैं बचपन में कि आपको लगा कि ठीक है पिताजी कमा रहे हैं, जैसा भी है नौकरी प्राइवेट जॉब है, कभी नहीं है, कभी कुछ बिज़नेस कर लिया, कभी दुकान खोल ली किसी चीज़ की। सो अनस्टेबल इनकम नहीं है। फिर हम भी ट्यूशन्स पढ़ाते थे बच्चों को, तो वहाँ से भी हमारी इनकम आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें थोड़ा पॉकेट मनी मिल गई। सो ये देखा कि पैसा तो काफ़ी लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसे मैनेज कैसे करना ये किसी को आई थिंक इतना समझ नहीं है। और अब तो मुझे ये पता चल ही गया है कि बड़े शहरों में भी वो समझ नहीं है। पहले मुझे लगता था कि छोटे शहरों में ही शायद लोगों को समझ नहीं है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। फिर भारत की अभी तो समस्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ लिया। लोग आईटीआर नहीं सही से भर पा रहे हैं अभी भी आज के डेट में। आईटीआर तो जबकि इतना सबसे आसान चीज़ है आईटीआर फाइल करना, और लोग अपनी पे स्लिप नहीं पढ़ पा रहे। मेरे पास मेरे सीनियर फ्रेंड्स होते थे और बोलते थे कि क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं पे स्लिप के, उनको वो भी समझ में नहीं आता। जबकि वो खुद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। सो वो जो पर्सनल फाइनेंस का स्पेस है वो काफ़ी वीक है। सो मैं 2017-18 में मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था, जब इतना इन्फ्लुएंसर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी भी वो चैनल है, मैं उसको रिच बजट विद रॉबिन बोलता था। तो उसमें मैंने पहली बार अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेके, क्योंकि मैं भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में था और मैं फाइनेंस की बात कर रहा था, तो मैंने अपने बॉस को बोला था कि थोड़ा जेनेरिक बोलूँगा, लेकिन थोड़ा आई वांट टू डू दिस। तो मैं वहाँ पे इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, फैक्टर फंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जब ये इन्फ्लुएंसर इतने फेमस हुए कोविड के बाद 2020 से, मैं 17-18 में वो चैनल चला बना के पूरे इंटरव्यूज़ देता था फाइनेंशियल प्लानर्स के कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरा पहला एक मतलब मेरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ साल बाद मैं भी फंड मैनेज करूँ। नहीं देखिए, मार्केट का एक्सपोज़र तो मुझे 2011 में है, सो एचएसबीसी से हाँ, मैं बोला एक्सपोज़र मुझे 2011 से है। 2011 में मेरा पहला डीमैट अकाउंट खुला था। 2011 से मैं मार्केट्स में हूँ। 14 साल से मैं मार्केट्स में हूँ, तो मैंने बहुत सारी मार्केट साइकिल देखी है। 2013 का रन देखा है, 2018 की पूरी साइकिल, 2015, 18 भी जितनी साइकिल्स हुई मार्केट में, हर 3-4 साल में एक साइकिल दिखती है। तो 2011 में मेरा पहला एक्सपोज़र है मार्केट से। तो आज 14 साल से मैं मार्केट्स में हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है इसको डेमोक्रेटाइज़ करना आम रिटेल के लिए या आम जनता के लिए, वो मेरा हुआ 2018 से, जब मैं काफ़ी जो ये क्वांट इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा मेन रोट है जिसमें मैंने मास्टर्स डिग्री करी है। एक फैक्टर इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो यूएस में 100 साल से चला आ रहा है कि आपको किस हिसाब से पैसे लगाने चाहिए, फंड्स कैसे बनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा-सा उस तरफ ले जाऊँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो यूजुअली क्या होता है हमारी कंट्री में, हम देखते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 समझते हैं मान लीजिए, जो कि प्योर इंडेक्स है, जो बोलता है कि हमारे देश की 50 बड़ी कंपनीज़ वो कहलाती है निफ्टी 50। निफ्टी क्योंकि वो जो एक्सचेंज का नाम है वो है नेशनल स्टॉक, आपके पास ही में यहीं पे एनएससी का ऑफिस है। सो निफ्टी 50 मतलब अपने देश की 50 बड़ी कंपनी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग आजकल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड सही है का बहुत कैंपेन हुआ और सही भी है, और सही है गलत है वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि हर इन्वेस्टर की है, वो देखा जाएगा उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो एक ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है निफ्टी 50 में पैसा लगाने का, कि अगर कंपनी बड़ी है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, नाम जो हम लेंगे कंपनीज के, सिर्फ रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है यहाँ, एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्क्लेमर है, ये हमारा रेगुलेटरी डिस्क्लेमर है। कोई भी नाम किसी कंपनी का डिस्क्लेमर डाल भी देते हैं हम लोग। हम लेंगे तो वो सिर्फ एक एजुकेशन के लिए, हम आपके दर्शकों के लिए बोल रहे हैं। सो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कंपनी कोई बड़ी है, उसका साइज बड़ा है, तो 50 कंपनी का मतलब होता है सबसे बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो अगर आपने 3-4 म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए मान लिए, तो आपको लगता है कि मैं बहुत डाइवर्सिफ़ाई कर लिया हूँ अपना पैसा। मैंने 4 जगह लगा रखा है, बहुत सारी कंपनीज़ में लगा रखा है। एसपीएस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उन्हीं 4-5 कंपनीज़ में लगा रखा है। फिर जो निफ्टी 50 का पूरा शेयर है, 80% शेयर वो उन्हीं 4-5-7 कंपनीज़ में घूम रहा है। सो तो हमारे जो जिस चीज़ पे हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको हम कुछ फैक्टर इन्वेस्टिंग बोलते हैं। वहाँ पे हम साइज़ ऑफ द कंपनी को फैक्टर नहीं मानते। वहाँ पे और कुछ कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी की पिछले 3 साल वैल्यूएशन को देखते हैं, तो अलग-अलग फैक्टर्स को देखते हैं, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो देखिए 2018 में वो चैनल शुरू किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारा खुद अपना कुछ ना कुछ इकट्ठा किया, फिर वही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आया एचएसबीसी के साथ कि नहीं आप नहीं करें ये चीज़, क्योंकि आप खुद एक इंस्टीट्यूशन में अभी आप रहता हूँ। एचएसबीसी में रह के आप एचडीएफसी फंड की बात तो नहीं कर पाएँगे। तो फिर मैंने वो पॉज़ किया। फिर सबसे बड़ी जो चेंज आया वो आया 2020 में जब कोविड हुआ, तो वो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा आई थिंक मोमेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गया था। अच्छा, तो मैं उस समय, मेरे माँ-बाप दोनों बीमार हुए रामपुर, मैं हैदराबाद में था। तो वो दोनों, ये डेल्टा वेव की बात हो रही है। पहले वेव तो हम सब घर पे समोसे बना रहे थे। 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं अप्रैल में एडमिट हुआ था। अप्रैल मई में मैं 11 दिन
बहुत हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहा हूँ। तो वो वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि एक ही लाइफ है, अब नहीं तो फिर कब। तो जब 11 दिन आप बहुत हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे हो, आपकी SpO2 78 चली गई है और आपकी पल्स जो है वो 200 पे फ्लक्चुएट कर रही है और आप लगातार ऑन कंटिन्यूस ऑक्सीजन हो, फिर देन यू कम बैक, यू रियलाइज़ कि कुछ मन था आपका करने का काफ़ी सालों से कि कुछ तो पर्सनल फाइनेंस में करना चाहिए। और एक लाइफ भी इंडिकेशन देती है कि ये तो चल ही रहा है, मतलब चलता ही रहेगा और 10 साल, तो कुछ जो मन है वो पूरा करा जाए। वही सोच के मैं 2021 में, एक और चीज़ भी हुई थी इंडिया में 2021 में, एक अकाउंट एग्रीगेटर करके एक कॉन्सेप्ट है भारत में जो लॉन्च हुआ। जैसे यूपीआई आया और यूपीआई ने पेमेंट्स को पूरा बदल दिया इंडिया ने। फिर आधार आया दो उससे पहले, जिसने पूरा अपना केवाईसी का पूरा सिस्टम सॉल्व किया। लिखा है। अभी अकाउंट एग्रीगेटर एक नई चीज़ आई है जो ये कहती है कि जो डेटा है आपका वो आपको बिलोंग करता है, बट आपके बैंक को बिलोंग नहीं करता। मतलब आपके, मान लीजिए आपके पास 4 बैंक हैं, आपके पास 4 इंश्योरेंस कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं, आपके पास कई म्यूचुअल फंड लगे हैं। तो अभी तक क्या होता था कि बैंक आपको, क्योंकि उसके पास आपका डेटा दिखता था, उसे पता था कि प्रकाश जी के पास इतना पैसा है तो आपको वो कोई पॉलिसी बेचेंगे, वो आपको कुछ भी प्लान बेचने की कोशिश करेंगे, आपके जो आरएम्स होंगे। तो अभी वो अकाउंट एग्रीगेटर क्या कहता है कि डेटा आपका है, बैंक का नहीं है। तो बैंक एक तो आप वो डेटा को मिसयूज़ ना करे, फिर अगर मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मैं एक कंपनी बनाया हूँ और मैं बोलूँ कि प्रकाश जी आप मुझे अपना डेटा दे देंगे, तो खाली मुझे आप अपना कंसेंट दोगे और वो डेटा आपके बैंक को मुझे देना पड़ेगा, आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर को मुझे देना पड़ेगा, जिससे कि मैं आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बाद कि आपका कहाँ-कहाँ क्या है, फंड मैनेजमेंट समझ पाओ। वो कर पाऊँ, राइट? तो वो उसके लिए आपको डिफरेंट लाइसेंसेस वगैरह हैं। अभी हम रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हम पर्सनल एडवाइज़री नहीं करते, लेकिन ब्रॉड एडवाइस रिसर्च करते हैं। आगे जाके हमारे प्लान्स हैं कि हम आपको पर्सनल एडवाइज़री दे पाएँगे। सो जब ये 2021 सितंबर में जो लॉन्च किया, नंदन निकलानी ने लॉन्च किया, बहुत बड़ा लॉन्च हुआ उसका। इट वाज़ अ ऑनलाइन लॉन्च। तो आफ्टर कोविड जब आप ठीक कोविड हुए, के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मैं आपने सोचा कि भाई अब एडमिट रहा। तो मैंने अपने ऑफ़िस में, पता तो था ही सबको कि शौकिया मैं कुछ-कुछ अपार्ट फ्रॉम द मेन वर्क आई वाज़ डूइंग इन द बैंक, जो कि मैं एक्सपोज़र मेरा रिस्क साइड में रहा है, मैंने क्रेडिट रिस्क पे बहुत काम किया है। अल्टीमेटली जब कोविड हुआ और मैं लंबे ब्रेक पे रहा, ऑफ़िस के 2-3 महीने के ब्रेक पे रहा, क्योंकि पहले मेरे माँ-बाप बीमार, फिर वो रिकवर होके घर आए, फिर मेरा भाई बहुत टाइम के लिए 25 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पे, सब आखिरी में सब अच्छा रहा ओवरऑल। लेकिन जब हुआ कि फिर मैं वापस जब गया, हैदराबाद वापस आया, तो मैंने कहा अब टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग। बट मैं इतने सीनियर रोल में था कि, और सबका सपोर्ट था ऑफिस में, तो ये था कि कर लेना, क्या जल्दी है, अभी कौन टेक सी इट स्लो, अभी टेक इट स्लो, आराम से। मेरे बॉस, जो मेरे सीनियर बॉस, को कहते थे कि आप करो, स्टार्ट करो, डोंट वरी, आप रहो आराम से। मैं करूँगा तो फुल टाइम करूँगा, जॉब छोड़ के करूँगा। बट वो होते-होते, डिसीजन लेते-लेते 2023 आ गया। लेकिन बड़े अच्छे थे मेरे ऑफ़िस, मेरी बॉस बहुत अच्छी थी। वो मुझे 15 अगस्त को लॉन्च करना था, तो मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का होता था। एचएसबीसी में 3 महीने नोटिस पीरियड था मेरे ग्रेड पे। तो मैंने इस तरीके से, मुझे कहीं घर पे किसी फंक्शन में भी जाना था, छुट्टी लेनी थी, तो नोटिस पीरियड में छुट्टी नहीं मिलती यूजुअली। तो इस तरीके से प्लान किया था मेरी बॉस ने कि मैं 9 अगस्त को लास्ट डेट कर पाऊँ, सो दैट मेरे पास 1 हफ्ता हो लॉन्च करने के लिए। तो 9 अगस्त 2023 को मेरा लास्ट वर्किंग डे था। 15 अगस्त को हमारी कंपनी, 14 अगस्त की मिडनाइट को एमसीए का मेल आ गया था, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। तो हम 15 अगस्त को लॉन्च कर पाए। 2 साल हो गए अभी हमें, 2025 में अपनी कंपनी लॉन्च करे हुए। उन 2 सालों में हमने पहले सेबी, जो हमारा रेगुलेटर, उसका लाइसेंस अप्लाई किया, टीम बनाई। आज हमारे पास 9,000 क्लाइंट्स हैं, 200 करोड़ उनके इन्वेस्टेड हैं हमारी एडवाइस पे, व्हिच इज़ आई से अ ब्लेसिंग। हम बहुत लकी थे कि पहले ही साल में हम लोग एबिटा पॉजिटिव हैं, इवन नेट पॉजिटिव हैं। टीम भी बना ली है, आईटीएंस, मेरे पास बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। मेरी टीम का फर्स्ट एम्प्लॉय पीएचडी मैथमेटिक्स है। टू कम टुगेदर ना, जो सब लोग साथ में आए कि कोई विजन है, कुछ करना है क्वांट इन्वेस्टिंग में, भारत में डेमोक्रेटाइज़ करना है। जो स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे वालों के लिए अवेलेबल थी, बहुत अल्ट्रा एचएनआईज़ के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस के पास, वो स्ट्रैटेजीज़, क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज़ हम लिटिल इंसान के हाथ में लेके जाना चाहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी कारण हम इतने लोगों को जोड़ पाए साथ में, और प्रॉफिटेबल भी हैं। ये तो ज़रूरी है बताना।
और अच्छी बात तो ये है कि जैसे अभी आपने कई टर्म यूज़ कर लिए हाँ। और थैंक्स टू शार्क टैंक की बहुत सारी चीज़ें अब समझ भी आ रही है। एबिटा पॉजिटिव है और प्रॉफिट में आ रहा है। नेट पॉजिटिव भी है। अदरवाइज़ पहले अगर आप 2 साल पहले बोलते तो हम हमारे जैसे जो बॉलीवुड वाले आदमी हैं थोड़े से ब्लैंक हो जाते कि नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नहीं देखिए धंधा सबका है, धंधा मैं तो बढ़िया इंसान हूँ वैसे बाय 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 कास्ट आई एम बढ़िया जस्ट दैट माय ग्रैंडफादर ड्रॉप्ड आर्य समाज सो वी राइट आर्य अदरवाइज मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया मतलब हमें तो धंधा करना आता ही है खून में। हम लोग नहीं, आप ही को धंधा आता है। हम तो बस सर्विस कर रहे हैं हम लोग के हमें तो सो आपने जितनी चीज़ें बोल दी वो पे स्लिप भरना और आईटीआर भरना वो सब में मैं खुद ही था। हमें ही नहीं आता वो काम करने के लिए। हमारे लिए वो काम लगता है कि कौन-सा ये काम दे दिया है। ये वही कि 15-16 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि जब हमारे खून में धंधा करना है तो फिर धंधा ही करते हैं और धंधा धंधे की तरह करते हैं। इस तरीके से नहीं करते हैं कि जैसे आज के स्टार्टअप्स हम देखते हैं कि खूब फंडेड हैं कहीं से कहीं कोई कहीं दिख ही नहीं रहा उनकी कहीं कि कहीं लाइट दिखेगी टनल के एंड में सिर्फ जस्ट बर्निंग मनी वी आर नॉट बर्निंग मनी वी आर प्रॉफिटेबल। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखिए एनएससी और बीएससी आप तो बेहतर समझते हैं मेरे से और आपने काफ़ी बैंकिंग सेक्टर में काम भी किया। मेरी जहाँ तक समझ है और मैं काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ, 2 तरह की दुनिया चल रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी के अंदर या एनएससी में। एक वो जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, जो कि इसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करते हैं। जीरोधा जैसी कंपनी है जहाँ पे और भी काफ़ी कंपनियाँ हैं, रेलिगेयर है, सब जो फंड मैनेज करते हैं। दूसरी एक दुनिया है जहाँ पे सूरत, अहमदाबाद, कलकत्ता में बैठे हुए मारवाड़ी और मारवाड़ी बोलना भी गलत है, सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर लोग, जो कि बाज़ार को पंप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और वो भी कहीं न कहीं से जो भी तरीका उनका रहता है। जी, जी, जी। आपको लगता है कि बीएसई को या सेबी जो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव भी है ऐसे तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है जिसमें कि पंप डंप किया जाता है जिसको कि डायरेक्ट बोला जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसे पंप एंड डंप से आप लोग कैसे बचते हैं और आप कैसे समझते हैं कि ये कंपनी जो है ये पंप की नहीं जी। अब देखो सट्टा बाज़ारी खिलाती थी राइट? हाँ। सट्टा बाज़ारी अभी भी खिलाती है और कोई बुरा नाम नहीं है। हम लोग पहले इसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते थे कि सट्टा बाज़ार में आप क्या कर रहे हो? मतलब अभी भी मेरे पिताजी को लगता है कि शायद जॉब अच्छी थी, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा है, राइट डायरेक्शन में है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे हमारे पेरेंट्स और अगर आप पहले ले जाओ तो उसमें कुछ ही लोग थे जो मार्केट समझते थे, अदरवाइज़ सब सट्टा बाज़ारी करते थे। मतलब आप जो बोल रहे हो पंप एंड डंप, प्रमोटर घुमा रहा है, कंपनी पैसे घुमा रहा है। अब देखो बीएसई पे अगर हम 6000 कंपनीज़ हैं, जो आज की डेट में लिस्टेड है। मतलब कोई भी एक साधारण इंसान एक अच्छा ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म जो आपने एग्ज़ाम्पल नाम लिया, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे ज़ेरोधा का आपने नाम लिया, जो कि एक अच्छे माने जाते हैं ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ जाके उन 6000 में सर्च करके टाइप करेगा, उसी सेकंड पे उसको स्टॉक आ जाएगा। बट अगर आप सच्चाई में देखो, तो मुश्किल से मुझे लगता है 750-800 कंपनीज़ ही हैं उन 6000 में, जो लिक्विड हैं, जहाँ पे कुछ ट्रेड हो सकती है, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होने की कि एसेट्स पॉसिबिलिटी हैं। है। जो एक मतलब मैं कहता हूँ कि आई शुडन्ट से कि वो कंपनीज़ में कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन निफ्टी ने मतलब एनएससी ने एक इंडेक्स बना रखा है, उसको कहते हैं टोटल मार्केट इंडेक्स। उस टोटल मार्केट में से उसने सिर्फ 750 कंपनीज़ ही डाली हैं। अच्छा। 750 कंपनी के बाद कोई कंपनी नहीं डाली। तो बीएसई पे हमने बात किया 6000 कंपनीज़ हैं, एनएससी करीबन 2000 कंपनीज़ लिस्ट करा हुआ है। वो 2000 कॉमन हो गई, जो बीएसई पे भी है, एनएससी पे भी है। बाकी 4000 बीएसई पे और छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं। समझ गया। होता क्या है कि जब आप 700 600-700 कंपनी से नीचे जाते हो, तो उनका जो मार्केट कैप है, वो बहुत छोटा हो जाता है। वो 1000 करोड़ से छोटी कंपनीज़ हैं। अगर वो छोटी कंपनीज़ 1000 करोड़ से कम की हैं और मान लीजिए प्रमोटर के पास 70-80% स्टेक है, तो आप समझ लो कि प्रमोटर की जो टोटल ओनरशिप है, वो अपने पैसों से ही बहुत कुछ प्राइस में कर चेंज ला सकते हो। राइट। बट अगर आप हमारी 100, 200, 300, 400, निफ्टी 500, 500 कंपनी देखोगे हमारे देश की, वो इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि कोई प्रमोटर उसको घुमा नहीं सकता। वहाँ पे प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क हैं। सेबी इतना अच्छा काम कर रहा है। आपको सेबी के इतने रेगुलेशंस जिसकी वज़ह से हम लोगों को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में काम करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, बट बहुत अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर के लिए सब सोच रहे हैं। हम भी इन्वेस्टर की सोच रहे हैं, सेबी सिर्फ़ इन्वेस्टर की सोच रहा है। वो कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ही मुझे करनी है। तो इसलिए देखिए, जिसे जुआ करना है वो जुआ करेगा। अभी-अभी बिल की बात चल रही है यहाँ पे, वो जितनी भी ये गेमिंग गेमिंग ऐप कंपनीज़ वाले हैं उनकी बात चल रही है। जिसको सट्टाबाज़ारी करनी है, डब्बा ट्रेडिंग करनी है, गेमिंग ऐप खेलनी है, वो तो खेलेगा, देखो जिसको करना है वो तो ये वो तो करेगा। यहाँ भी सट्टा चल रहा होगा कि आज पॉडकास्ट होगा कंप्लीट कि ना होगा। इस पे भी लगा दे कुछ कुछ उनको खेल सा ही है। लेकिन हुँ। एज़ अ रेगुलेटर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फ्रेमवर्क बनाएँ और हाँ। एज़ अ रेगुलेटरी ऑथराइज्ड लीगल बॉडी हम ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, जो कि लाइसेंस है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपका पैसा उन 6000 कंपनी में से वहीं लगवाएँ या लगाएँ,
या जो रिसर्च जिसके पास मार्केट कैप जिनके पास मार्केट कैप है, जो आप आस-पास निकलिए या आप देखिए कि कौन ब्रिज बना रहा है, किसका आप सुबह से उठ के किसकी पानी पी रहे हो, किसका टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, किसका साबुन यूज़ करके घर पे आटा किसका आता है। अल्टीमेटली वहीं पैसा लगाना है। अगर आप खुद कंज़्यूम कर रहे हो, तो वही कंपनी ग्रो करनी है। तो आप सोचो, आप उस कंपनी शेयर होल्डर हो और आप खुद यूज़ कर रहे बट जो वो ऐड चलते हैं कि ये ₹10 का शेयर कर देगा आपको मालामाल। हो, वो कभी नहीं कर पाएगा। वो कंगाल करने की स्कीम्स हैं। देखिए, पैसा मार्केट में जल्दी बन ही नहीं सकता, किसी का नहीं बना। अगर इतना आसान होता पैसा बनाना मार्केट में, तो सब आप तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हो, आई थिंक सब लोग छोड़-छाड़ के सिर्फ पैसा ही बनाने पे ध्यान दें, सारे प्रोफ़ेशंस बंद हो जाएँ। सबसे टफ़ेस्ट प्रोफ़ेशन है। बड़े-बड़े बैंक्स के बड़े-बड़े स्मार्टेस्ट लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलते हैं, जो लंदन में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के काम करते हैं। वो हम सोचते हैं, वही काम हमारे बेचारे जो डिस्ट्रैक्टेड जो आज के यंग यूथ हैं, उन्हें लगता है कि वो एक सिस्टम खोलेंगे, कोई चार्ट लगाएँगे और सेम काम जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर कर रहा है लंदन में बैठ के, वो उस स्क्रीन पे जैसे भाई आपको सुन रहा हूँ, आप एचएसबीसी के सीईओ रहे हैं, पढ़ाई किया है। नहीं, ऐसे किसी नहीं रहा हूँ, आप मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ, ऐसे मैं एक वीपी था, वाइस प्रेज़िडेंट था। हाँ, और आपने इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद एक कंपनी खोली, वहाँ पे फंड मैनेज, वो भी आप एक प्लान वे में किस कंपनी में करना। और यहाँ पे जो काफ़ी मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे वीडियो, हाँ, हाँ, वो हाँ। लाल पीले ग्राफ बना के और दिखाया जाता है कि आज ही बना सकते हो जी। और ऐसा ट्रिक बता दूँगा कि कल से कल हो जाओगे, मतलब भाई तो तू कर ले पहले। वो खुद क्यों नहीं कर रहे जो आप। देखिए, वो क्या है ना, हम लोगों को हर चीज़ की जल्दी है। हिंदुस्तान में 2 तरीके की ऑडियंस है। मेरे पास इतने होशियार बच्चे हैं, आईआईटी कानपुर के इतने होशियार बच्चे हैं, एसआरसीसी दिल्ली के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हिंदू कॉलेज के, जो इतने मोटिवेटेड हैं और उन्हें कुछ करने की चाहत है। और मेरे पास ऐसे-ऐसे इंटरव्यूज़ आते हैं, अगर आप किसी बैंक में इंटरव्यू प्रोसेस कभी समझें, तो बैंक के इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जब भी कोई इंटरव्यू चलता है एक छोटे आरएम रोल के लिए, तो पूछा जाता है कि अच्छा, आप कितना इंश्योरेंस बेचते हो महीने का? आप कितनी पॉलिसीज़ बेचते हो? अल्टीमेटली जो नया बच्चा आता है जिसको महीने का 20-25 हज़ार मिलता है, उसके टारगेट्स ही यही होते हैं कि उसको इंश्योरेंस बेचना है, हुँ। उसको म्यूचुअल फंड बेचने हैं। तो जब आपने किसी को हायर किया ये बोल के कि आपको यहाँ पे आके हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने में इतने लाख का धंधा लाना है, तो वो अपने बारे में सोच रहा है ना, वो जो हायर हुआ है, वो क्लाइंट के बारे में नहीं सोच रहा। वो उसे वो प्रोडक्ट बेचेगा, वो यूलिप पॉलिसी बेचेगा जिसमें कमीशन उसका ज़्यादा है। तो अभी तक पूरी जो वेल्थ इंडस्ट्री चलती आ रही थी, बिकॉज़ आपने बोला कि कुछ लोग, सेगमेंट ऑफ लोग हुँ। चला रहे थे, और अब वो आई थिंक वो काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं। अब हम जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक रिगर की वज़ह से पैसा बने। एक पीएचडी मैथमेटिक्स कुछ करे टू सी कि मार्केट में कहाँ लॉजिक है, कहाँ डेटा है, ना कि स्पेकुलेशन से पैसा बने। अब बताइए कि अभी हैदराबाद में आप बेचते हैं और हैदराबाद और बैंगलोर में पूरे में ये स्टार्टअप का होड़ लगा हुआ है पूरा कि भाई मतलब जब सुनो कि स्टार्टअप की कहानियां जी। सक्सेस स्टोरी और स्टार्टअप और उसके पीछे काफी पेन भी है, हुँ, काफी लोग फेल भी हुए हैं, हुँ, अच्छे आइडिया भी हैं लेकिन वर्क नहीं करता है। हुँ। ये आपने ऐसे दौर में क्यों चुना कि एक स्टार्टअप किया जाए और वो भी आजकल एक और नया टर्म चला है कि टेक स्टार्टअप है कि भाई उसमें आपके आपकी कंपनी में कोई टेक है कि नहीं, टेक ही आदमी है कि नहीं, जी, उसको लेके जी, आओ बोर्ड पे जी, तो जी। आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। थोड़ा ये समझाएं हमारे लोगों को कि कैसे वर्क करता है सिस्टम। देखिए, टेक का तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आज के टाइम पे कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। पहले तो होता है कि आपको जावास आनी चाहिए, आपको डॉट नेट आनी चाहिए, आपको पाइथन आनी चाहिए। आज के लिए कहते हैं कि जिस जो ओनली लैंग्वेज यू शुड नो इज़ इंग्लिश, बिकॉज़ जितना भी अभी टेक बन रहा है वो एआई के हेल्प से बन रहा है, और आपको अगर एआई टूल्स यूज़ करना नहीं आते, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ये सच्चाई है, जो लोग नहीं मान पा रहे हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, वो पीछे रह पीछे है जाएँगे, इसलिए नहीं मान पा वो पीछे रह जाएँगे। लेकिन अगर कहते हैं कि सबसे बड़ी, पहले हम बोलते हैं पाइथन सबको आनी चाहिए बच्चों को, रहे। ये डेटा आप क्रंच कर सकते हो, बहुत जल्दी आप बड़ा-बड़ा डेटा को बहुत सिंपल फॉर्म में दिखा सकते हो। अभी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो छोटे शहरों से आजकल तो ख़ैर हम लोग बिकॉज़ ऑफ लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, या उसके अपने-अपने नुकसान तो हैं ही बहुत सारे इंस्टाग्राम के, लेकिन फ़ायदे भी हैं कि एक ग्लोबल एक्सपोज़र है। बच्चे को पता है कि 100 मैं यहीं रह जाऊँगा, क्योंकि वो देख पा रहा है उसी किसी और रील में कि दूसरे शहर का बच्चा, दूसरे देश का बच्चा बहुत स्मार्ट है उसकी एज में। उस समय का हमारे बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बेनिफिट ज़्यादा है। मीडिया के बेनिफिट ज़्यादा है, अपने आप को कंट्रोल आपको करना है। मुझे ऐसा लगता है, आई मीन कंट्रोल अपने हाथ में है। तो जहाँ तक पॉइंट था कि मतलब ये जो टेक स्टार्टअप ये पूरा स्ट्रक्चर वर्क हाँ, कैसे तो करता ज़्यादा स्टार्टअप की बात करें, है? देखिए मुझे ऐसा लगता है 2 तरीके आपने बोला, एक है कि सबको स्टार्टअप करना है। 20 साल वालों को भी स्टार्टअप करना है, 22 साल वालों को भी स्टार्टअप करना है। मुझे लगता है कि स्टार्टअप ऑफ कोर्स एक फैड वर्ड बन गया है, लेकिन जो लोग थोड़े, आप, मुझे लगता है सबको नौकरी करनी चाहिए। बिना नौकरी करे आप, मुझे नहीं लगता कल्चर नहीं आ स्टार्टअप चला पाएगा। पाएँगे। मैं स्टार्टअप करने लग जाता वही 22-23 साल की उम्र में। है हमारे पास सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम ऑर्डर करते हैं। आजकल जो 10 मिनट ऐप हैं, उनके जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो 19-20 साल के ही थे जब उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन वो
होता है ना कि 1 मिलियन में 2 लोग हैं या 10 लाख में 2 लोग हैं या 100 में 2 लोग हैं। वो स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनके एक्सपोज़र किया है लाइफ। एक्सपोज़र है, उनका बचपन से वो कहाँ दुबई में कहाँ रहे हैं, तो उनका अपना अपब्रिंगिंग है। मुझे लगता है कि सबको नौकरी करनी चाहिए, सबको वो स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए कि बॉस की डाँट खानी चाहिए, रोड पे घूमना चाहिए, पूरा एक स्ट्रगल मानना चाहिए लाइफ में, शुरू के 5 साल सिर्फ स्ट्रगल करना चाहिए। देन आप समझते हो कि अच्छा आप अपने बॉस को जब आप समझते हो कि हाँ, मेरा 10 साल मुझे वहाँ दिख रहा है, मेरा 15 साल मुझे वहाँ दिख रहा है, जब आप अपने सीनियर्स को देखते हो, देन व्हेन यू एक्चुअली से मुझे लगता है कि 35 से पहले किसी को स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो कि काफ़ी आई थिंक कॉन्ट्राडिक्टरी आज के ज़माने के हिसाब से मैं एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे मैं लेट हूँ तो मैं ऐसे एडवाइस दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि 35 साल तक आप एक अच्छा 10 साल, 12 साल का एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले चुके होते हो, आप जूनियर से मिड लेवल मैनेजमेंट में आ चुके होते हो। उसके बाद यू नो हाउ टू सेट अ प्रोसेस, यू नो हाउ टू हायर अ टीम, बिकॉज़ आपको ठीक, जस्ट क्या होता है ये आपकी बात अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन फिर बीच में कोई डॉली चाय वाला खड़ा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि भाई इससे भी काम हो सकता है। देखिए स्टार्टअप सिर्फ स्टार्टअप के लिए करना है या आप 10 फैमिलीज़ को पाल रहे हो, 100 फैमिलीज़ को आप एम्प्लॉय कर पा रहे हो, आपको 500 को एम्प्लॉय करना है, आपको 10 स्ट्रक्चर लाख को कर रहे एम्प्लॉय करना है, हो। आपको करना क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुछ ऐसा करके और फिर यू वांट टू गेट एक्वायर्ड बाय समवन, या आपको आईपीओ में जाके रैली में घंटे पे जाना है एनएससी के ऑफिस में जाके। तो अगर आपका विज़न है कि आपको मेरी अपनी कंपनी को भी लिस्ट करना है, कि कल और फंड मैनेजर्स मेरी कंपनी में पैसा लगाएँ, तो वो तो एक लंबी जर्नी है, 10-15 साल की जर्नी, 15 साल की जर्नी होती है टू गो एंड क्लिक वो बेल बजाने के लिए एनएससी पे जब लिस्टिंग होती है। वो जर्नी के लिए तो आपको बहुत ही स्लो एंड स्टडी बिज़नेस बनाना है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाना है, टीम्स हायर करके उनको रिटेन करना है। अगर अगर मुझे आज टैलेंट चाहिए और मुझे पता है कि मुझे सीनियर बैंकर्स चाहिए, सीनियर क्वांट स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो। मान लीजिए मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूँगा कि हम क्या बना रहे हैं? वो भी अगर बड़ी-बड़ी जॉब छोड़ के आएँगे, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोग, जो मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, वो भी 15-15, 20-20 साल अगर नौकरी कर रहे हैं और अगर वो अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होगा कि मैं उनको वो दिखा पाऊँगा कि हम, और फिर साथ-साथ आई मीन ये साथ-साथ पैरेलल चलता है। मैं एक पैरेलली मेरे साथ पूरा कॉलेज के इंटर्न्स होते हैं। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल्फ़ी बहुत फ़ेमस है, एसआरसीसी में मुझे इन्वाइट किया, एसआरसीसी गया था मैं सेशन के लिए। बीच में कट करो, ये गोल्फी नाम क्यों रखा पहले ये हाँ, बता दे फिर। देखिए गोल्फ़ी का नाम का तो सिंपल सा फंडा है कि हर पैसे के ऊपर एक गोल होना चाहिए। पैसा तो हर कोई कमा रहा है। गोल्ड फाइनेंस, फाइनेंस का एक गोल होना। हर पैसा तो हर कोई कमा रहा है, और मैंने पैसा फुटबॉल पैसा चाहे या क्या तो आप कोई कोई वैल्यू ना हो, मतलब राइट। कोई कोई सो यू आपके लाइफ में अगर गोल्स नहीं हैं, जो कि फाइनेंशियल गोल्स नहीं हैं, तो चाहे वो आपकी अपनी शादी का गोल, चाहे अपनी मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई, चाहे अपनी बच्चों का एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट, अनलेस यू डिफाइन दैट फाइनेंशियल गोल, आप कभी उस गोल के बारे में सेव ही नहीं कर पाओगे। गोल कुछ भी, वेकेशन जाना है मुझे, हर अल्टरनेट ईयर मुझे बाहर की वेकेशन करनी है, उसमें मेरे 7-8 लाख रुपए खर्च होते हैं मानता हूँ मेरे। तो मुझे गोल के लिए कुछ फाइनेंसेस चाहिए। सही, उसका तो क्या? गोल फी का मतलब है, फी का मतलब मनी भी होता है, फी मीन्स मनी, फी मीन्स फाइनेंस आल्सो। गोल मतलब गोल। सो गोल फी सिंपल, गोल फी, गोल फाई भी बोलते हैं, वो तो गोल फाई बोलते हैं, फाई मतलब मनी। सो हम बोलते हैं हम गोल्फियंस हैं, हम जो टीम में गोल्फियंस बोलते हैं, तो गोल इसलिए हम उसे गोल्फी बोलते हैं। बाकी वही सेम है, ज़ोमैटो नहीं बोलते हैं। समझ गए। सिमिलरली गोल्फी एंड गोल्फाई बोलते हैं। गोल्फी का ये है कि गोल, फाइनेंस योर गोल्स, गोल फॉर योर मनी, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द पर्पस ऑफ आपने बीच में एक शब्द यूज़ किया, अभी मेरे दिमाग में चला जब हमारी बात पहले चल रही थी, कि आपने बोला था कि एक फाइनेंस एग्रीगेटर की बात की थी आपने, या कुछ अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर की बात की। जी। ये थोड़ा-सा समझा पाएँगे अकाउंट एग्रीगेटर, क्या आप अकाउंट नहीं, एग्रीगेटर? अभी नहीं, हम नहीं हैं। अकाउंट एग्रीगेटर देखिए इंडिया में इंडिया स्टैक बोलते हैं। इंडिया स्टैक में 3 लेयर्स हैं। हुँ, एक लेयर है आइडेंटिटी लेयर, ठीक, जो आधार ने सॉल्व करी, ठीक है। कि हम किसी की भी आइडेंटिटी जान सकते हैं उनके आधार ओटीपी से। केवाईसी कर सकता हूँ मैं आपकी, बिकॉज़ मुझे सिर्फ़ केवाईसी कस्टमर्स चाहिए। फिर उस इंडिया स्टैक में जब आइडेंटिटी लेयर सॉल्व हो गई आधार, तब पेमेंट्स लेयर आई, व्हिच इज़ यूपीआई। तो अभी इंडिया यूपीआई के लिए बहुत फ़ेमस है, वर्ल्ड फ़ेमस है। इंडिया की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में नहीं है। तो हमारे अभी क्या है, हम केवाईसी कर पा रहे हैं, हम आपसे पेमेंट्स ले पा रहे हैं। लेकिन डेटा की कोई लेयर नहीं थी अभी तक, कि क्योंकि हर जगह डेटा फैला हुआ है। आपके पास पुरानी कहीं पे कोई एलआईसी पॉलिसी आपके पिताजी ने ले ली होगी आपके नाम पे, वो चली आ रही है। शेयर पड़े हैं ऑफलाइन वाले, शेयर पड़े हुए हैं, मान लीजिए अगर आपने डीमैट कोई नहीं पता कराए हैं, अवेयर नहीं है। कहीं बैंक अकाउंट्स हैं, 4 जगह बैंक अकाउंट्स हैं, आपने कुछ पॉलिसी लेके भूल चुके हो कि मेरे पास वो पॉलिसी भी है। अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट जब आया हिंदुस्तान में 2021 में, डेटा लेयर पे बातचीत हुआ कि आपने आइडेंटिटी लेयर सॉल्व कर दी, पेमेंट लेयर सॉल्व कर दी, जो लेयर सॉल्व नहीं हो पा रही है देश में वो है डेटा लेयर। इसका इसके पास मतलब क्या है? डेटा, आपका डेटा कहाँ-कहाँ है
और क्या कोई बॉडी बन सकती है सेंट्रलाइज़ जो आपका सारा डेटा आपको ही दिखाए, आप ही की सुविधा के लिए, फॉर योर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो वही अकाउंट एग्रीगेटर अभी भी कोई भी सरकारी इकोसिस्टम को मैच्योर होने में 7-8 साल लग जाते हैं। तो अभी 2021 ही आया था, अभी 26 ही हुआ है, तो अभी भी सारे बैंक्स ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं, सारे फंड हाउस ऑन बोर्ड नहीं हुए। लेकिन अगर आप किसी बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत कि अच्छा अगर आपके कॉन्सेप्ट पास है। अगर आपको देखिए 2 तरीके के लोग हैं, जिनको लगता है कि मुझे बताओ मत मेरा क्या नेटवर्थ है या मेरी स्टेट क्या चल रही है, मेरी बैलेंस शीट मुझे मत बताओ। बट वो लोग भाग रहे हैं ना, अपने आप से भाग रहे हैं, वो जानना नहीं चाहते कि इतने लोन चल रहे हैं उनके ऊपर। हुँ, बट आप अपनी लाइफ को तभी कंट्रोल में ला पाओगे, अपने फाइनेंसेस को, जब आप अपनी बैलेंस शीट समझते हो कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड हूँ, मेरे पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, मेरे पास कितना एसेट्स हैं। तो वो उसका सबसे आसान तरीका है, अगर डिजिटल एयर इंडिया में सॉल्व हो जाती है। देन आपको सिर्फ एक बटन दबा के ओटीपी लेना है और जो पीछे टेक्नोलॉजी लगी हुई है, आपका सब कुछ एक जगह आपको दिखाएगा। देन आप डिसीजन अच्छा ले पाओगे और जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं हमारी कंट्री में, जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, दे कैन गाइड यू मच बेटर। और मैं समझ भी रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना अकाउंट्स इतने बिखरे होते हैं। अ, किसी के कुछ पैसे कहीं पड़े हुए हैं, किसी ने म्यूचुअल फंड पे डाल रखा था बोल के, करेक्ट। किसी के पिताजी ने शेयर खरीदा था, वो पेपर में शेयर है, पता नहीं कहाँ है, क्या है। फिर उसको क्या करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, वो भी नहीं पता लोगों को। लोग अब दूसरे बिज़नेस इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है, Correct. इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है और सारा फोकस हमें करना है, जैसे हम बोल रहे थे कि गोल्फी को डेमोक्रेटाइज़ करना है रिटेल ऑडियंस को, छोटे शहरों की। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तो हमारा यूज़र बेस है ही। मेरा बैंगलोर बहुत बड़ा यूज़र बेस है क्योंकि टेक कंपनी है, तो टेक स्टार्टअप है। मुंबई भी तो फाइनेंशियल कैपिटल है ही, लेकिन रामपुर में लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके पास एक सिंपल और सॉल्यूशन जिन्होंने अवेयर हों। और उतने अवेयर हों, तो वो एजुकेशन जो एक है, और वो मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आप जो पॉडकास्ट कर रहे राइट, हो, आपको आप भी एक उसी तरफ एक काम कर रहे हो, अवेयरनेस का काम है। अवेयरनेस का काम कर रहे हो। इसलिए मैंने डिस्कशन को मतलब इसको ओपन भी रखा है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। जी, मैं भी अवेयर ही हो रहा हूँ। जी। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने का होता क्या चक्कर कि फिर मेरे पास वो सवाल भी होने चाहिए हाँ, इस सेक्टर को लेके। जी, जी, तो मैं जी। खुद सीखने ही बैठा हूँ कि और हम लोग जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि फंड को लेके हम लोग काफ़ी एक तो पैसे बहुत कम ही होते हैं लोगों के हाँ, पास में हाँ। और जो है भी उनका भी लगता है क्या मैनेज करूँ। बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी अकाउंट की अकाउंटेबिलिटी हो, है हुँ, ना? लोगों के पास अपना डाटा तो कम से कम हो कि जी। लोग शेयर करने में नो डाउट आपने बोला कि एक तरह के लोग होते हैं जो अब नहीं बताते कि मेरी कितनी वर्थ है, क्या करोगे जान के? लेकिन अगर किसी का वर्थ पता चले, तो आपके जैसे लोग उनको सजेस्ट कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब अगर मुझे एक इन्वेस्ट करना हो और मेरे हुँ, पास काफ़ी पैसे तो एक हुँ, मिडल क्लास के पास नहीं होता। कितना मिनिमम अमाउंट हो लोग ये भी सोचते हैं यार शेयर में जाऊँगा, ट्रेड करूँगा, पता नहीं बहुत पैसे लगते हैं। बिल्कुल। कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए? शुरू ₹100 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ₹100 से? बिल्कुल, ₹100 से कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल है। आई थिंक हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है हुँ, और सबको, जैसे आपने शुरू में बात की, इंस्टाग्राम पे जाके कुछ ना कुछ वो ट्रेड करनी है, सट्टाबाज़ारी करनी है, तो उसके लिए मार्जिन लेते हैं, लोन लेते हैं ब्रोकर से, लेवरेज लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करके एक टर्म होता है, फ्यूचर वो में ट्रेड करते हैं। एक सिंपल सा इंडेक्स फंड का मतलब हुआ निफ्टी 50, कि जो टॉप बड़ी 50 कंपनी जो आप चारों तरफ देख रहे हो अपने, चाहे वो रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, नाम अगेन सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर हमारी कंट्री को आगे बढ़ना है, तो उन कंपनीज़ को ग्रो होना है, चाहे डाबर हो, चाहे ब्रिटानिया हो, कोई भी जो एग्ज़ाम्पल के जो तौर पे। कंपनी है। आप आटा खाते हो, जी, आईटीसी का, आशीर्वाद का मान लीजिए, तो हिंदुस्तान लीवर है इसमें। हिंदुस्तान वो, मतलब वो कंपनीज़ के पीछे भी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लगे हैं, हाँ, जिनका तभी पर्पज़ है ग्रो करना कंपनी को 20% 20% से ग्रो करना ईयर ऑन ईयर, उनका भी यही ऑब्जेक्टिव है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि एक किसी भी एक इंडेक्स को, निफ्टी 50 एक इंडेक्स का मतलब होता है, आपने उन 50 कंपनी को मिला के बोला कि ठीक है, इन 50 कंपनी का एक इंडेक्स बना ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हैं इंडेक्स। उस इंडेक्स के ऊपर फंड हाउसेस इंडेक्स फंड्स बना देते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ₹100 से भी ले लेते हैं। कि अच्छा, आप ₹100 डाल सकते हो, हम ₹100 आपसे लेंगे, आपसे लेंगे, आपसे लेंगे। हमें पता है कि 5-6 मिनिमम लगेगा, हम 5-6 डाल देंगे उन सब कंपनीज़ में, उसी रेशियो में जिस रेशियो में इंडेक्स बना है। हुँ, जैसे मैंने कहा था कि साइज़ बड़ा है, तो एचडीएफसी का साइज़ बड़ा है, तो एचडीएफसी उस ₹50 में ज़्यादा हिस्से में पैसा डाला जाएगा। समझ आपके 100 लगने हैं, आपके 100 के बदले आपको उसके यूनिट मिल जाते हैं, जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। जब आप इंडेक्स फंड कर चुके हैं, आप समझ चुके हो कि ठीक है, मैं अब थोड़ा-सा 1-2 साल निकाल लिया, मैंने देखा कि मेरा बैंक में 6-7% बनता था। मैं सिंपल सा रूल बोलता हूँ, देखिए बैंक में आज की डेट में आप पैसा रखो, अगर आपका 7% पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 साल में पैसा डबल। रूल ऑफ 72 बोलते हैं हमारे फाइनेंस, रूल ऑफ 72। एग्ज़ैक्ट मैथमेटिक रूल नहीं है, बट नियर अबाउट वही नंबर आता है। कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको आप 72 से डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाते हैं।
या फिर अगर उसको ऐसे देखें कि कितने साल में मुझे पैसे डबल करने हैं, तो मुझे कितना रिटर्न चाहिए। मान लो आप बोलो मुझे 6 साल में पैसे डबल करने हैं, तो 72 डिवाइड बाय 6 12 हो गया। तो अगर आप 12% से पैसा कमाओगे तो आपके 6 साल में डबल हो जाएँगे। तो जो काम बैंक आपका बिना कुछ आपकी मेहनत के 10 साल में डबल करता है, वही इक्विटी मार्केट्स हिस्टोरिकली आज अगर आप 25 साल का डेटा उठा के देख लो, तो वही काम वो 10 साल से 6 साल में कर देता है, बिना विद अ वेरी मिनिमल रिस्क। देखिए, रिस्क तो मार्केट में ऐसा है कि मैं नीचे जाऊँगा और टकरा जाऊँ, वो भी रिस्क है। बिल्कुल रिस्क हर जगह है। और जैसे हमारी हार्ट बीट भी ऐसी ही चलती है, लाइन में नहीं चलती है तो वी आर डेड। सिमिलरली मार्केट्स की साइकिल्स भी ऊपर-नीचे चलती हैं। हमें लगता है फिक्स्ड डिपॉज़िट बहुत सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स्ड डिपॉज़िट भी 5 लाख का इंश्योरेंस है सरकार की तरफ से। अगर बैंक बंद हो जाएगा तो आपको 5 लाख ही मिलने हैं, बाकी आपको नहीं मिलना। ये अलग बात है कि बैंक आसानी से बस्ट नहीं होते, लेकिन बैंक में भी इतना इंश्योरेंस होता है। बैंक में आपने कितने पैसे लगा रखे हों, अगर बैंक बंद हो गए तो आपके 5 लाख ही आपके हाथ में आने हैं, बाकी सब गए। ये भी लोग नहीं समझते हैं, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो और फिक्स्ड डिपॉज़िट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो अगर आप हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, तो अल्टीमेटली आपका 5% ही रिटर्न आया, जो आपकी इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ₹100 में 5 एप्पल आए आज की डेट में और मैं अगली साल खरीदने जाऊँ, तो क्या वो 5 एप्पल मैं खरीद पाऊँगा? ₹100 नहीं खरीद पाता हूँ। वो 105 माँगता है, 110 माँगता है, वही 5-10 इन्फ्लेशन होता है। तो वो लेकिन मुझे तो 5 एप्पल चाहिए मेरी फैमिली के लिए, और उस तो मुझे पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। वो पैसे लिफ़ाफ़े में रख के तो नहीं बढ़ने वाले जैसे मेरी दादी रखती थी। ना वो पैसे बैंक पे रख के बढ़ने वाले हैं, तो क्योंकि वो इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहा है। लेकिन क्या मुझे अपना सारा पैसा देन बैंक में नहीं रखना चाहिए? वो भी गलत है। आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। बट क्योंकि कैसे मैनेज करते हो? एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आपका कुछ पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए, कुछ पोर्शन गोल्ड में होना चाहिए, कुछ पोर्शन रियल एस्टेट में अब होना हमारी चाहिए। मानसिकता नहीं कि हम इतना कुछ सोचते हैं, बट ये होना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए सारा पैसा आपने लगा दिया सट्टाबाज़ारी में, मार्केट्स नीचे हैं 50% हुँ। और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो जो आपके अपने ही पैसे थे हार्ड नहीं, तो और आपने 10 लाख लगा रखे थे, 5 लाख रह गए, तो आपको मजबूरी में निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसको आप टाइम दे देते, तो वो आपका वही 12% का रिटर्न बन जाता, जो कि मार्केट यूजुअली बनाते ही हैं। और बाज़ार में मुझे लगता है एक चीज़ जो मेरी समझ में आती है, आप बेहतर एक्सपर्ट हैं, होल्ड करना ही सबसे होल्ड अगर आप पैसा करेंगे होल्ड कैपेसिटी करने है, से ही पैसा बनेगा। अदरवाइज़ वो जल्दी वाला तो कोई आप मसला नहीं है। एक प्रमोटर को 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट का तो वेट करिए कि वो क्या कर रहा है। अगर प्रमोटर लगे हुए हैं आपके, आप शेयर होल्डर बन के प्रमोटर को वो काम पे लगा रखा है आपने। सीईओ वो है, काम भी वही कर रहा है। आपने बोले मैंने डाल दिए ₹100 तुम्हारी कंपनी में। अब वो तो आपके ₹100 का भी जवाब दे रहा है ना। तो वो दिन-रात लगा हुआ है अपने 10,000 एम्प्लॉइज़ को लेके आपके पैसे बनाने के लिए। और आप बोलो नहीं तुम्हें टाइम पे नहीं दूँगा। अभी बताओ 1 महीने पैसा बनेगा, कल इंस्टाग्राम ने ना कल बनेगा नहीं बनेगा। तो वो तो नहीं बन सकता। तो आप अपना पैसा ऑफ कोर्स बैंक में रखिए, बैंक में पैसा आपका डबल हो रहा है से 10 साल में, वही मार्क्सिट आपको बना देते हैं तो रिटर्न। अभी जैसे आपने बोला कि 100 रुपए से शुरुआत करते हैं, हाँ, एग्ज़ाम्पल दो। जी। अब ठीक है, एक बहुत छोटा नंबर है, बट क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह के किसी छोटे नंबर से एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाए अपना? देखिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर आज की डेट में अपने बच्चे को अगर मुझे सीनियर एजुकेशन करानी है और मुझे मान लीजिए 20 लाख लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, वो कि भाई 20 लाख रुपए अगर वो आज की डेट में लगते हैं, तो वो 20 लाख की वैल्यू नेचुरली 40 लाख हो जाएगी आज से 6 साल के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन 12% का है। तो मुझे 40 लाख रुपए चाहिए होंगे, जब मुझे वो गोल पूरा करना है, 20 नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि मैं 20 लाख कोशिश करूँगा सेव करने की, एग्री। और इन्फ्लेशन के चक्कर में वो 40 हो गया है। हुँ। तो मैं 40 के हिसाब से सोचूँगा कि मुझे अगर आज से 12 साल बाद 40 लाख चाहिए, उस पढ़ाई को कराने के लिए, तो उसके लिए मैं मंथली कितने इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो हो सकता है आगे 12,000 इन्वेस्ट करना है आप। क्योंकि वो आपको लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग सच अ मैजिक कहते हैं ना, एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है कि आपके वो 12-12, 15-15 हज़ार करके 12 भाई साल बाद कितना हो जाएगा? इतना कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक मतलब छोटा-सा मैं जी, इसमें अब कट बोलिए। कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कंपाउंडिंग वाली बताई। मुझे 3 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे आज एक आम आदमी के हिसाब से बोल रहा हूँ, आज की डेट में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू देखिए, करना चाहिए? इस धंधे में सीड ही कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल का ही बिज़नेस है ना। बिल्कुल। आप खाली कैपिटल को एप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है कि आप बोलो कि मैं सारा पैसा इक्विटी में लगाऊँगा, हुँ। और इक्विटी मान लीजिए मुझे 14% का रिटर्न दे रहा है, या 12 का ही मान लेते हैं। तो आपको पता है कि भई मैं 6 साल में ही डबल कर सकता हूँ, उससे पहले तो मैं कर नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं, मार्केट की साइकिल होती है 18-18% रिटर्न भी बनता है लोगों का, तब 18% से 4 साल में पैसा डबल हो गया, तो वो मिनिमम हो गया। अब नेचुरली सोचो कि अगर आपको पैसा उतना जो भी आपने नंबर बोला चाहिए, और वो 4 साल में ही डबल हो सकता है, तो आपको उसका हाफ तो 4 साल पहले चाहिए ना, तभी आप डबल कर पाओगे। और कोई शॉर्टकट नहीं ये है, शॉर्टकट और कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन वो जो गोल हैं बड़े, आप वो जो जिन जो करोड़ों की बात होती है गोल्स की, वो भी आप
एक 25,000 की एसआईपी से अगर एक लंबा पीरियड के लिए करोगे तो आराम से अचीव कर सकते हो। और दूसरी तरीका क्या क्या कि जब आप 20 साल 25 साल के या एब्सोल्युटली तो बहुत अच्छे-अच्छे कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, एसआईपी कैलकुलेटर बोलते हैं। देखा है मैंने सारा और वो आपके बहुत मैजिकल लगते हैं, लेकिन लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। कहते हैं ना मार्केट में कि उन्हीं लोगों का पैसा बनता है, या तो जो मर जाते हैं क्योंकि मर गए तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनका कंपाउंड हो चला जा रहा है, या फिर वो भूल गए कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और जब रियलाइज़ हुआ कि अरे उन पे ये सब शेयर्स पड़े हुए थे, ये सब फंड थे, तो वो इनकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो ज़िंदा है, जो इतना एक्टिव देख रहा है, वो तो सब बेच-बाच देता है, तो थोड़े से रिटर्न आते ही। तो तो ₹100 से शुरू करिए, इंडेक्स फंड से शुरू करिए, जब आपको लगे कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो इंडेक्स फंड के आगे, तब म्यूचुअल फंड जिसे हम बोलते हैं, जो कि फंड मैनेजर्स आपको 1% के से चार्जेस पर यू आर एबल टू हायर सो मेनी फंड मैनेजर्स इन इंडिया। आप उनको 1% दीजिए ना, वो आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करेंगे। उससे आपका रिटर्न जो परसेंटेज जो बैंक में 7% था, आप नेचुरली चले जाओगे 12-13% में। मतलब आपने पीरियड को हाफ कर दिया, जो 10 साल में डबल हो रहा था, वो 5 साल डबल हो गया। फिर जब आपको लगे कि मैं अभी भी ग्रेजुएट कर चुका हूँ, 9 2-3 साल 5 साल में निकाल हो गया मार्केट में, तब हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ हैं, थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। कैनन नंबर तो हम कोट नहीं कर सकते रेगुलेशन की वजह से, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो मार्केट बेंचमार्क बना रहा है रिटर्न, उसको भी बीट कर पाएँ कुछ परसेंटेज से। और कुछ परसेंटेज से बीट करने का फ़ायदा मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लीजिए आपके 1000 ऐसे सोचो आप कि कोई चीज़ अगर 1000 की 3000 हो जा रही है, 10 साल में 12% पे, वही चीज़ 6000 हो जाएगी 18% पे। तो बस बिकॉज़ आपने कुछ 3-4% एक्स्ट्रा कमाए, क्लियर करवाए, आपका वही पैसा सेम समय में दुगना हो जाता है, 3 की वजह 6 हो जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। तो जब आपको लगे कि आप ग्रेजुएट हो गए हो फ्रॉम अ सिंपल वनीला इंडेक्स फंड टू अ एक्टिव म्यूचुअल फंड, देन से स्ट्रैटेजीज़ हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं, स्मॉल केसेस बोलते हैं उनको हम। और फिर जब आपको लगे कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ 10-15 साल, अब मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वो लास्ट स्टेज है, लोग सबसे पहले खुद इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो लास्ट स्टेज है कि जब मैं 10-15 साल ये मार्केट में रह चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तब मुझे पता है आप किसी प्रमोटर से मिलते हो, आपको पता है यार कंपनी बहुत अच्छी चलाता है। आपको उसके विज़न पे यकीन है। कंपनी बैलेंस शीट अच्छी है, आप उसमें पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले सिंपल करिए, फिर थोड़ा-सा एडवांस होइए, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरफ ये बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि जब आपके लिए एक आपने ₹100 देके पूरे सीईओ से लेके सबको काम पे लगा रखा है, हाँ, तो खुद इन्वॉल्व होने की ज़रूरत हाँ, क्या है? हाँ। वो लास्ट स्टेज है, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं जब आप खुद भी और अच्छा कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बिहाफ़ पे आप 50 जगह पैसे लगाओ, मुझे पता है कि मैं 5 में लगाना चाहता हूँ। मैं प्रमोटर्स को भी जानता हूँ। दे आर गुड बिज़नेसेस, समझ गया। तब आप लगाइए। जब आपके लिए भाई महिंद्रा से लेके टाटा काम कर रहे हैं, हाँ, तो तो आप क्या ज़रूरत क्यों इतनी मेहनत और महिंद्रा एंड टाटा के अंडर जो फंड मैनेजर्स हैं, जी, जो उनसे बात करके आपके लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल, तो आपको क्या ज़रूरत क्यों इतना इतना दिमाग आप चल अपनी स्किल पे फ़ोकस करिए, जो आपकी अपनी कोर स्किल है, जहाँ पे प्रोडक्शन स्किल है, आपकी आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप उस पे फ़ोकस देते हो। डॉक्टर्स भी आजकल हैं, कंटीन्यूअसली पेशेंट भी देख रहे हैं, साथ में मार्केट्स भी कर रहे हैं। ट्रेड भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखा दे है, आर मैंने भी देखा है। इतना कॉमन है इंस्टाग्राम पे आप रील्स वगैरह देखो तो व्हिच इज़ वेरी, वेरी ये सबको लगता है बैड। बहुत आसान है कि मतलब ले और शाम तक बेच दो। काश इतना आसान होता। 10 लाख लगाए, शाम तक 15 आ गए। हाँ, आज का 5 लाख आया भाई। हाँ, तो काश 4 पेशेंट भी देखूँगा तो क्या आएगा? काश इतना आसान होता। नहीं है, हाँ, मैं जानता हूँ और ये मैं टफेस्ट प्रोफ़ेशन है, लेकिन पैसा बहुत आराम से बनेगा। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला अपने एक आध पब्लिक अपीयरेंस में कि मार्केट हमेशा फ़ीस लेता है। तो मार्केट सिखाने की फ़ीस लेगा। आपका मार्केट में लॉस ही होगा पहले, तभी आप सीख पाओगे। जिसका मार्केट में शुरू में फ़ायदा हो जाता है, वो तो घमंडी हो जाता है और फिर सारा नहीं, अब दूसरी बात लॉस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर फंड मैनेज करने वाले लोग हैं, तो लॉस भी क्यों लेना? सीखो। उसमें भी देखिए फंड मैनेजर उसमें भी मार्केट साइकिल में चलेगा। मार्केट की 4 साल की साइकिल होती है, जैसे हार्ट बीट साइकिल में चलती डाउन है। होने तो डाउन टर्न आएँगे, आपको अपने गोल को सोचना है कि अगर मुझे 4 साल बाद पैसा चाहिए, तो आपको दूसरे साल से मार्केट से पैसा हट के हल्के-हल्के बॉन्ड्स में आ जाना है, फिक्स्ड डिपॉज़िट में आ जाना है। जो गोल आपके 20 साल दूर है, 10 साल दूर है, वहाँ पे आप लगा के छोड़ दीजिए। मार्केट गिर रहा है, आपके तो मज़े हैं, आपको तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। कि एक अच्छी कंपनी जो आपको एक अच्छे दाम पे मिली थी, एग आज और 30% सस्ती मिल रही है, तो आप और पैसा वहाँ पे ऐड करोगे। ये अप्रोच होनी चाहिए। एग्री। अभी क्या है, ये तो जितने तरीके आपने बताए बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाले तरीके हैं, जी, मतलब बहुत सारे लोगों को अवेयर होने में टाइम लगेगा, हाँ। समझेंगे और गाँव-गाँव तक ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि लोग अपने फंड को मैनेज कर पाएँ और इन्वेस्ट कर सकें सही से। जी, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में तो ये होगा। एब्सोल्युटली होगा। अब चूँकि आपने शुरुआत में ही बताया कि आप बनिया हैं जी, हुँ। और बनिया कम्युनिटी हम पूरा सब लोग जानते हैं कि भाई धंधा करना है तो मारवाड़ी, बनिया, सिंधी, ये लोग बेस्ट कम्युनिटी है जिनको कोई बीट नहीं कर सका है। क्या तरीका है? 1-2 टिप्स हमें भी देके जाएँ हमारे लोगों को कि ऑडियंस को कि जो समझे कि भाई बनिया बनिया माइंडसेट होता क्या है?
सोचना पड़ेगा इस पे। आई थिंक आप ऑर्गेनाइज वाले में आ गए। मुझे लगता है कि यू हैव टू शो अप। आपको रोज शो अप करना पड़ेगा। आपकी दुकान हो, हमारे पिताजी की दुकान है, हम बिजनेस चलाते हैं, सबसे पहले दुकान का शटर आपको खोलना है बिफोर एनीबडी कम। आपको ऑफिस सबसे पहले पहुंचना है, आपको इंटेग्रिटी दिखानी है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। मेन ये शो अप। आप बीमार हो, कुछ हो, आपको अपने, कहते हैं ना, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं कहता हूँ मेरा आई हैव 3 बेबीज़, 2 बेटियां हैं, तीसरा बेबी गोल्फी है। सो आपको, अगर आपको आपका बिज़नेस आपको एज़ योर ओन एंटिटी आप मानो, तो काम नहीं होता। और फुल ट्रांसपेरेंट रहिए, इंटेग्रिटी रहिए और शो अप। मुझे लगता है शोइंग अप इटसेल्फ इज़ हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन। आपको आप मेरे पास 9,000 क्लाइंट है, मेरी इतनी मीटिंग्स होती हैं, मार्केट की साइकिल इतनी ख़राब है, खूब गालियाँ पड़ती हैं, बट स्टिल वी हैव टू शो अप। मैं एवरी वेडनेसडे यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ, हर सैटरडे अपने इन्वेस्टर के साथ ज़ूम करता हूँ। तो यू हैव टू बी देयर विद देम। आज भी शाम को मैं आया हुआ हूँ, तो मेरे इन्वेस्टर्स मिलने आ रहे हैं जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो दैट इज़ द, आई थिंक, बाकी ऐसा नहीं है कि बढ़िया कम्युनिटी करती है, सभी आई थिंक बहुत अच्छा करते हैं। बट हाँ, एक मुझे लगता है कहीं न कहीं नैक होता है समझने का धंधे को। जब हम किसी कंपनी बैलेंस शीट पढ़ रहे होते हैं या बिज़नेस वगैरह समझ रहे होते हैं, अपने से रिलेट करते हैं, तो जल्दी समझ जाते हैं कि चलेगा, नहीं चलेगा, या मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है। एक सोचने का आई थिंक एग्रेशन होता है, आई थिंक एक एग्रेशन होता है। देखिए बनिया कम्युनिटी वो है, मतलब बनिया कम्युनिटी कहने का मतलब ये है कि जो भी धंधा करते हैं कम्युनिटी, वो कम्युनिटी है जो किसी में भी कहीं भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती है। जैसे कि मैंने भी 3 दिन पहले देखा कि जियो ने निकाला है एक ऐप जिससे कि आपका ITR 22 रुपये में तय हो सकता है। मैंने सुना था। आपने सुना? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो कि भारत में ITR फाइल करना भी कितना मुश्किल काम है आम लोगों के लिए। लोग नहीं करते हैं। बनिया ने क्या किया, दिमाग लगाया, 22 रुपये में ITR। आज की डेट में हम एक सीए को भी कॉल करें, नॉर्मल ITR 1000, 2000, 500 कुछ तो लेगा, करे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जियो पे जाना है, उनको 22 रुपये देना है, वो सारा कुछ मैनेज कर देंगे अकाउंट। तो बनिया कम्युनिटी ये है। जी। इसलिए हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, और मैं अपने जितने भी हमारे फ्रेंड भी हैं जो बनिया है, बोलते हैं भैया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अलग है। आई थिंक दुकान वाले हैं तो दुकान खुलता है सुबह। अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करना है, किस तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर किया जाए। देखिए, सीए भी चाहिए, अल्टीमेटली जो बैकएंड पे काम करेंगे फाइलिंग के लिए, जो कॉम्प्लेक्स केस होंगे, ऑब्वियसली वो सीए ही करेंगे उनके लिए। लेकिन एक तरीके से जैसे जब फ़ोन, हम लोग स्कूल कॉलेज में शुरू में आए थे, तब वो 500 वाले फ़ोन आए थे राइट। सबसे तब पहले, राइट? कर तो लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, सो तब की बात है, 2003 की बात हम कर रहे हैं। सो दो की बात कर रहे हैं। तो जो एक 500 रुपए में फ़ोन मिलता था, बहुत ही फैंसी सा फ़ोन लगता था उस ज़माने में। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्केल पे कैसी कोई चीज़ करी जाए। तो आई थिंक वो एक एक होता है बट कि ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हम जिस समस्या पे बात करते हैं और बिजनेसमैन उसी समस्या का समाधान निकाल के पैसे बनाते हैं। व्हिच इज़ गुड गेम ना, बिकॉज़ मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट बोलने बोलो ये उनका ब्रेन है, हाँ, क्योंकि हम उन समस्याओं में उलझे हैं, वो उनके समाधान में पैसे बना रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, 100 रुपए में अगर 5 एप्पल ही आ रहे हैं और आपको वो 500 एप्पल खाने हैं अगले साल, आप 100 रुपए ही रखोगे, 100 रुपए, तो फिर आप तो कहीं खरीद नहीं पाओगे। तो आपको वो 5 रुपए तो एक्स्ट्रा कमाने ही पड़ेंगे, और आपको खुद कमाने पड़ेंगे। उसके 2 ही तरीके, एक तो अपनी इनकम बढ़ाइए। बहुत से लोगों का एक और ये भी एक बहुत चीज़ ज़रूरी समझना है यूथ को, कि मार्केट्स हैं, सब कुछ है, टाइम आपके साइड पे है क्योंकि आप यंग हो, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट स्मॉल। जैसे आपकी सैलरी बढ़ते जाए, कभी सैलरी बढ़ने पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ये मत सोचिए कि मार्केट आपकी वो जॉब बन जाएगा। आप अपनी सैलरी बढ़ाइए, जितना आप यहाँ ज़्यादा बढ़ाओगे, आप यहाँ इंक्रीमेंट करते जाइए। अब वहाँ आपकी 15% सैलरी बढ़े, तो जो इन्वेस्टमेंट आपका चल रहा था ₹1000 की एसआईपी, अब वो 15% हायर जानी चाहिए अगले अगले महीने से, अगले साल से। तो वो एक डिसिप्लिन आई थिंक कहीं न कहीं चाहिए, और आई थिंक वही एक सक्सेस, मेरे हिसाब से वही एक सक्सेस का तरीका है। और तो शॉर्टकट्स में तो कुछ हुआ नहीं कभी किसी का। तो बिलीव करते हैं भगवान में, धर्म में। बहुत करते हैं, बिल्कुल। वैसे आर्य समाजी हैं, बिकॉज़ ऑफ आई मीन, बट मम्मी हमारी सनातन धर्म की हैं, पिताजी आर्य समाजी हैं। तो घर में मंदिर भी है, हम सब जगह जाते भी बचपन से, वैष्णो देवी भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, रामेश्वरम, पुरी सब कर चुके हैं, धाम भी कर चुके हैं। तो बहुत धार्मिक तो है। मानवता को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके आपका क्या एंगल है? आपको लगता है कि इसकी भी जगह धंधे में होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ बिज़नेस नहीं होता है, क्योंकि लोग मॉरल ग्राउंड पे अगर बिज़नेस करेंगे तो धंधा नहीं बना पाएँगे, लोग पैसे नहीं बना पाएँगे। लेकिन क्या उसकी जगह थोड़ी होनी चाहिए? मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है कि मानवता या मॉरल ग्राउंड पे पैसे नहीं बनते, जस्ट दैट स्लो बनते हैं। वैसे तो एब्सोल्युटली बनते हैं। और देखिए, जैसे मैंने बोला, मेरे पास 9000 कस्टमर्स हैं और पैसे का धंधा है। मतलब जब भी पैसा मार्केट में उनका पैसा बनता है, उनको लगता है कि मार्केट ने बनाया, क्योंकि मार्क इसलिए उनके पैसे बने। जब उनका पैसा कम होता है, तो लगता है हमारी वजह से कम हुआ, हमारी रिसर्च खराब थी। सो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब बढ़ेगा तो हमें क्रेडिट नहीं मिलता,
मार्केट चल रहा है, सब चल रहे हैं, इसलिए आपने अच्छा परफॉर्म किया। उल्टे में हम लोगों पे आता है। लेकिन जब हम फर्दर उनके डीप समझते हैं कि उनके भी कुछ स्कार्स हैं पुराने, उनके भी पेन्स हैं, उनके भी कुछ गोल्स थे जो कि नहीं पूरे हो पाए बिकॉज़ उन्होंने सोचा था कि शॉर्ट टर्म में 1 साल में 2 साल में पैसा बनेगा। तो अगर आप उनको और थोड़ा डीपली समझो जब हम करते हैं अपने कस्टमर से कन्वर्सेशन, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है कि हमें वो लोग फ़ीस देते हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस, और एक तो उन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, फिर फी भी दी। फिर फ़ीस भी दी है। मतलब कहीं न कहीं ये ट्रस्ट बेस्ड बिज़नेस है। ट्रू। मनी इज़ अ ट्रस्ट बेस्ड बिज़नेस। तो अगर आप लगे कि मानवता का आप असाइड करके बिज़नेस बना पाओगे तो ये बिज़नेस सस्टेनेबल ही नहीं है, बंद हो जाएगा। कि कोई इंसान एक तो अपने पैसे भी लगा रहा है, 2 स्टेज होगी ना, एक तो पहले पैसे होने चाहिए लगाने के लिए, फिर वो एडवाइस लेने के लिए कि कहाँ पे लगाऊँ, उसकी भी फ़ीस भी ली जाती है। तो बिना बिना ह्यूमन Human growth। ह्यूमन ट्रस्ट के बिज़नेस बनेगा नहीं। और मुझे लगता है कि जब आप 40 साल के हो जाते हो, तो वो ना जो शौक, जैसे बोला आपने मोला जाकिर की बात की शुरू में कि वो शौक भी बदल जाते हैं ना, तो अभी हमें वो लगता है कि हम डन देयर अचीव दैट, हमने कर लिया वो। हम लोग मतलब जैसे वो सब कर लिया, गाड़ी में भी घूम लिए, फ्लाइट में भी बैठ लिए, बिज़नेस क्लास भी कर लिया, दुनिया भी देख ली, लंदन भी घुम आए, सब कुछ कर लिया। अब क्योंकि ऑलरेडी इतने अब बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो स्टार्टअप है, यही स्टार्टअप में अपने 10 साल पहले बना रहे होते, तो शायद वो कुछ इच्छाएँ होती हैं जो एग्री। पूरी करनी होती। अभी तो शायद इच्छाएँ पूरी हैं। अब तो और आप अपना एज़ अ बिज़नेस एज़ अ चाइल्ड देखते हो, तो वो एक जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ। उनके गोल्स के हिसाब से मुझे आई वुड वांट कि वो अच्छी जगह पे पढ़ाई करें। बट उसका जो अल्टीमेट उनका जहाँ इंटरेस्ट होगा, शी विल टेक द डायरेक्शन। ये नहीं है कि मैं चाहूँ आईएएस ऑफिसर बन जाएँ तो आईएएस ऑफिसर बन जाएँगी। सिमिलरली बिज़नेस है, हम अपना इंटेंट, राइट इंटेंट से बिज़नेस को आगे ले जाएँगे। बाकी बहुत सारी सिचुएशन होंगी इसके अराउंड, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो पॉलिसीज़ हों गवर्नमेंट की, जो बिज़नेस हमारा फ्लरिश होगा या नहीं होगा। हमारा इंटेंट, जैसे हम अपने बच्चे पे इंटेंट पूरा 100% लगाते हैं विदाउट एनी रिटर्न इन एक्सपेक्टेशन, सेम ही हम बिज़नेस में लगाते हैं। बिज़नेस क्योंकि और 100 फैमिली रन करेगा, इसलिए वहाँ पे वो वाला एंगल आ जाता है कि वहाँ से हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी चाहिए, नॉट एज़ अदरवाइज़ क्योंकि हम सोशल सर्विस वहाँ नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर सोशल, इट इज़ एक्चुअली अ रियल धंधा वेयर एक मनी इज़ एक इन्वॉल्व्ड। और चीज़ जहाँ पे आपके जैसे फाउंडर हैं जिनको कि पूरा देश सुनता है और इंस्पायर होता है, वहाँ पे कभी स्टेटमेंट का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपने कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे कि बाद में, जैसे कि मैं कोट करना चाहूँगा उनका, एक बहुत सारे पॉडकास्ट में निखिल कावत ने बोला था कि भाई घर नहीं खरीदना चाहिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, बाद में उन्होंने सबसे बड़ा घर खरीद लिया। तो ये सब देखिए बड़ा देखिए बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर कि जब आप मीडिया में आएँ और जब लोगों को बताएँ कि क्या नहीं करना चाहिए, तो सोच समझ के बोलिए। ये कॉन्टेक्स्ट होगा। निखिल जी से कभी ऐसे सामना-आमना बात नहीं। नहीं, उनकी काफ़ी ये वीडियो न्यू आए भी थे, फेमस पॉडकास्टर हैं एंड ऑफ कोर्स ज़रूर रन करते हैं। नो सी देखिए, वीडियो उनका वायरल हुआ था कि उनके कॉन्टेक्स्ट ऐसा, देखिए मुझे क्या लगता है, उनके बिहाफ़ पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि घर खरीदने में ना लोग फाइनेंशियल डिसीजन सोचते हैं। तो इतनिया में इतना, आप तो बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में रियल एस्टेट का जो प्राइस है, उसका ना अगर आप पेपर पे एक्सेल में कभी निकालोगे हिसाब-किताब, तो आप उससे बड़ा घर रेंट पे रह सकते हो, अगर वो सेम पैसा एक बैंक की फिक्स्ड डिपॉज़िट में रख दो। ट्रू। उसपे इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको कि जितने महँगे घर आते हैं, अगर आप सिंपल डेफिनिशन भी लगा लो 1-2 करोड़ के घर, समझ गया। तो फाइनेंशियली इट डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि लोग घर खरीदते हैं एसेट समझ के, लेकिन वो एसेट नहीं है। आप जहाँ रह रहे हो, वो आप घर खरीदो, कितने का भी खरीदो, वो आपके लिए एसेट नहीं है, वो तो अल्टीमेटली आपने खरीद लिया रहने के लिए। घर तो चाहिए आपको। आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हो, तो वो बैड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि घर से जो रिटर्न आता है, मान लीजिए आपने घर खरीदा 6 करोड़ का, रेंट आ रहा है उसे 50,000 या 1 लाख, लेकिन आप वही 6 करोड़ अगर बैंक में रखते हैं, तो आप सोचो आप कितना उससे 30 लाख करीबन, कितना हो गया करीबन 5-6 लाख रुपए महीने का, तो आप इंटरेस्ट कमा जा रहे हो, जो कि आपका 1-2 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। सो अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स देखें, तो घर खरीदना इज़ नॉट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन, बट वो घर खरीदना इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से माना जाता है, ये घर खरीदना रहने के लिए माना जाता है। तो आप रहने के लिए खरीदते हो, तो आप जो समझ आपको गया। स्पेस चाहिए वो खरीदिए। चलिए, हुँ। थैंक यू सो मच रोहित जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमें भी जानने को मिला। हम लोग तो इतनी फाइनेंस से कनेक्टेड लोग नहीं, जी, बट आपके कारण बहुत कुछ जानने को मिला और आगे भी मुझे आप थैंक यू प्रकाश जी, गाइड करते रहें। मच फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आया बात करके। इनसे मैं आशा करता हूँ कि आपके दर्शकों को कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलेंगी इससे। बस ये 100%। कहता हूँ कि सबको यही मैसेज है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी
अभी हम इस डेमोग्राफिक्स में हैं कि हमारी एवरेज 28-29 साल है, तो जो हमारी एवरेज जो एज है, मतलब हमारे पास बहुत टाइम है हमारे साइड में, और बहुत ही नया-नया ये चीज़ हुआ है कि हम इंडिया की लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, और जीडीपी हमारा एक रेट से ग्रो कर रहा है। सो यही हमारा वो डिकेड है, डिकेड इन अगले 20 साल में जहाँ पे हम बहुत वेल्थ जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो इसलिए सबको, और वो एक तरीका है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करिए, छोटा अमाउंट करिए और अवेयर रहिए, नई चीज़ सीखते जाइए। आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू एन्जॉय द नेक्स्ट 20 years they have when they are young, and then become say our age, or maybe 10 years from now what we will be. Thank you so much. Thank you so much, Vikas.